क्राउन प्रिंस डेरियन से पूछता है, अगर तुम्हारे साथ एलिसन का फाइट हो तो कौन जीतेगा। तो जवाब देते हुए डेरियन अभी क्राउन प्रिंस से बोलता है कि अगर मेरे साथ मेट्राइन भी आके एलिसन के साथ फाइट करते हैं तो फिर भी एलिसन ही जीतेगा। तो इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि ऐसा है क्या। तो आगे से डेरियन क्राउन प्रिंस से बोलता है कि हाँ, एलिसन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो एक मॉन्स्टर से भी परे है, लेकिन उसके जैसा एक और पर्सन है जो कि होता है नाइट का फर्स्ट कमांडर, नाम एड्रिन। वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक पर्सन हुआ करता था, लेकिन ड्रैगन वॉर के बाद से ही वह पर्सन पूरी तरीके से गायब हो चुका है। डेरियन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो डेरियन से कहने लगता है, फर्स्ट कमांडर वो वही है ना जो कि ड्रैगन वॉर के दौरान बगावत किया था। और क्राउन प्रिंस का ये पूछते ही अभी सीन दोबारा से एलिसन की ओर आता है। एलिसन के सामने अभी हम लोग को रेडियन को दिखाया जाता है। एलिसन की अटैक की वजह से रेडियन के बॉडी के ऊपर जितने भी कपड़े थे वो सभी पूरी तरीके से जल चुका था, लेकिन रेडियन को एक भी खरोच नहीं आया था। रेडियन अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ एलिसन से पूछने लगता है कि मेज, तुमने अपना नाम क्या बताया। तो आगे से एलिसन बोलता है कि मेरा नाम एलिसन है। तो अभी एलिसन नाम को सुनने के बाद रेडियन कहने लगता है कि तुम वही हो ना भगोड़ा एलिसन। रेडियन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद एलिसन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एलिसन अभी अपना जो मैजिक सर्कल है उसे कास्ट करते हुए रेडियन से कहने लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है इसके बारे में मुझे बहुत कुछ क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं, पहले मैं तुम्हें प्रिजन में डालूंगा, उसके बाद तुमसे पूछताछ करूंगा। लेकिन आगे से रेडियन अपने शॉट के माध्यम से सेलिंग के ऊपर दो पावरफुल शॉट स्लैश मार देता है और कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरा और भी काम है। तो बाद में मिलते हैं एलिसन। देखते देखते पूरा का पूरा सेलिंग अभी टूट के नीचे की ओर गिरने लगता है। एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। जाते जाते रेडियन अभी कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, अगर मेरे इर्द गिर्द तुम्हारी तरह इंसान होते तो मैं शायद से कुछ और ही रास्ते पे जाता। रेडियन की ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को रूरिन की ओर का सीन दिखाया जाता है। रूरिन के सामने अभी हम लोग को रेड ड्रैगन सिडनी को दिखाई जाती है, जो कि अभी बुरी तरीके से पड़ा हुआ था। सिडनी से अभी रूरिन ये पूछने लगता है कि बताओ तुम आखिरकार मेरी माँ के बारे में कैसे जानती हो। तो आगे से सिडनी अभी रूरिन से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सभी बातों के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। इस दुनिया में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी माँ जिसने एंशिएंट मार्बल को बनाई थी और इसकी वजह से तुम्हारी माँ को कारावास भी दी गई थी। तुम्हारी माँ जिसको की कोई हेल्प ही नहीं किया और प्रिजन में ही मारी गई थी। सिडनी के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रूरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और देखते ही देखते अपने हाथ के माध्यम से सिडनी के सिर को पूरी तरीके से उड़ा देती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ ये कहने लगती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा पकड़ पकड़ क्यों करती हो और तुम जो कहने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये जो सीक्रेट है अगर किसी को पता चलेगी तो मैं उन सभी को ही मार दूंगा। और रूरिन की ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एलिसन की और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि एलिसन ने अपने शील्ड के माध्यम से ऊपर की ओर से जो सीलिंग गिर रहे थे उन सभी पत्थरों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है और यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को ये कहने लगता है कि तुम सभी अभी शांत हो जाओ और तुम सभी बिल्कुल सेफ हो। इसी समय बहुत सारे लोग जो चोमू का बॉडी है उसे देखता है और उसे देखने के बाद पहले तो ये सभी चोमू को पहचाने नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका सिर रेडियन ने धड़ से अलग जो कर दिया था। लेकिन जब सभी को पता चलता है कि ये चोमू है तो वे सभी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और देखते देखते चोमू के बॉडी के ऊपर जोर जोर से लाठी बरसाने लगते हैं। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को उसी मेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अंडरग्राउंड की ओर जा रही होती है और अपने मन में ही जाते जाते यही सोचने लगती है कि सैड चोमू वो तो अभी भी अंडरग्राउंड में ही है। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और ये पर्सन और कोई नहीं, अगर आप लोगों को गोल्डन ड्रैगन याद है तो ये वही है। गोल्डन ड्रैगन अभी इस मेट से पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई पेशेंट है। तो आगे से मेट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब अचानक से गोल्डन ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाली है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मेट आगे कुछ और कह पाती उससे पहले गोल्डन ड्रैगन मैजिक के माध्यम से उसे अपने काबू में कर लेता है। देखते ही देखते अभी ये मेट गोल्डन ड्रैगन को एलिसन के पास जो लड़की आई थी उसके पास लेके आती है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को रूरिन की और का सीन दिखाया जाता है। रूरिन केज के सामने आके अपने हाथों से रॉडो को पूरी तरीके से बेंड कर देती है और इन सभी से कहने लगती है कि यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है, तो तुम सभी जल्दी जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन रूरिन सामने की ओर जो कैदी है उन सभी का जो हालत है उसे देखने के बाद समझ जाती है कि इन सभी को भी पूरी तरीके से हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है और इसी कारण ही वे सभी यहाँ पे अभी भी टिके हुए हैं। रूरिन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे एलिसन
एलिसन आ जाता है और रोरिन को पुकारता है। एलिसन अभी रोरिन से कहने लगता है कि रोरिन, तुमने कहा था कुछ भी नहीं काटोगे, लेकिन इस जगह की जो हालत है उसे देखने के बाद मैं ये तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है। नहीं, ये मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे एक ड्रैगन थी जिसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता थी। उधर देखो, शायद से तुम्हें दिखेगा, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा बगर बगर कर रही थी, तो मैं मेक श्योर किया कि वो आगे जाके और ज्यादा परेशानी खड़े ना करे। लेकिन ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस ड्रैगन को ये पता थी कि मेरी मॉम एंशिएंट मार्बल को क्रिएट किया और वो जो एंशिएंट मार्बल है उसे मैंने एब्जॉर्ब किया। रोरिन की मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद अभी एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि अरे यार, जो चीजें हैं वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। कोई ना, और जैसा कि हमें पता चल गया कि पॉइजन कहाँ पे क्रिएट होता है, तो चलो पहले इन सभी चीजों को हैंडल करते हैं। तो आगे से रोरिन पूछने लगती है कि लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी का क्या होगा। इन सभी को देख के तो यही लग रहा है कि इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और ये सभी अपने मास्टर के अलावा और किसी के बात को नहीं सुनता है। तो आगे से एलिसन कहने लगता है कि इस काम के लिए मैंने एक पर्सन को यहाँ पे बुलाया है और इसके साथ ही वो जो गोल्डन ड्रैगन है उसे यहाँ पे बुला लेता है। देखते देखते गोल्डन ड्रैगन अभी अपने मैजिक के माध्यम से यहाँ पे गोले जैसा कुछ क्रिएट कर लेता है, जिसमें से ग्रीन कलर की स्मोक नीचे की ओर आ रही होती है। और देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी कैदी थे वो सभी अपने होश में आने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसी समय एलिसन जोर से इन सभी से कहने लगते हैं कि तुम सभी एक ही लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम लोग के लिए खाना लेके आया हूँ। रोरिन अभी एक कप को पकड़ते हुए एलिसन से पूछने लगती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। तो आगे से एलिसन जवाब देता है कि एक कप नूडल्स है जो कि मैं उस दुनिया से यहाँ पे लेके आया हूँ और जब तुम्हें भूख लगती है ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और देखते देखते एलिसन अभी इन सभी बाउल के अंदर जो गर्म पानी है एक एक बाउल के अंदर डाल के एक एक जन को सर्व करने लगता है। यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी जैसे इन सभी चीजों को खाने लगते हैं तो इसकी जो स्वाद है इसके कारण फिर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। कोई कोई तो अभी ये भी बोलती है कि मुझे एक और बाउल लेनी है। रोरिन भी अभी एलिसन के पास जाती है तो एलिसन भी रोरिन को बोलता है कि हाँ, तुम्हारे लिए भी यहाँ पे है। इसी समय हम लोगों को जो गोल्डन ड्रैगन है उसे दिखाया जाता है, जो कि इन सभी चीजों को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है, क्योंकि अभी उसे अपने पास्ट के बारे में याद आती है जहाँ पे कोई भी ड्रैगन उसके साथ अच्छे तरीके से बातें नहीं करता था, उसे हमेशा से इग्नोर करता था। लेकिन यहाँ पे इन सभी लोगों को ट्रीटमेंट करने के बाद वह सभी जिस तरीके से गोल्डन ड्रैगन को जिस तरीके से शुक्रिया अदा करती है उसके कारण गोल्डन ड्रैगन अभी बहुत ही ज्यादा भावुक होने लगता है और चुपचाप से इस जगह से जाने लगता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसन के रेस्टोरेंट के अंदर अभी एलिसन बोलने लगता है कि कौन जाने वे सभी स्लेब्स को उन लोगों ने किस तरीके से ब्रेन वॉश किया था, लेकिन जो गोल्डन ड्रैगन है वो इन सभी फील्डों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैंने सुना है कि मेरे रूम में जो लड़की आई थी उसे भी उसने ठीक कर दिया है। एलिसन के मुंह से अभी इस बात को सुनकर रोरिन पूरी तरीके से ट्रिगर्ड हो जाती है, उसे याद आ जाती है एलिसन और उस लड़की के बारे में। एलिसन बेचारा इस बात को सुनकर पूरी तरीके से घबरा जाता है। रोरिन बहुत ही तेजी से एलिसन की ओर जाने लगती है और बेचारा एलिसन डर के मारे पीछे की ओर खिसक रहा होता है। एलिसन तो अभी डर के मारे अपनी आंखें भी बंद कर लिया होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रोरिन एलिसन को कुछ नहीं करता, बस एलिसन को जाके हक कर लेती है। एलिसन भी शौक, ऊपर से हम लोग भी शौक, आखिरकार मामला क्या है। ये परायावासी लड़की, सॉरी दूसरी जाति की लड़की हम लोगों के एलिसन से चाहती क्या है। रोरिन अभी एलिसन से बोलती है कि ये तुम्हारा पनिशमेंट है और जैसा कि ये एक पनिशमेंट है तो तुम्हें भी मुझे हक करना होगा। और ठरकी एलिसन बिना किसी देरी करे जल्दी जल्दी से रोरिन को हक कर लेता है और एक ठरके की तरह ये भी बोलता है अगर ये एक पनिशमेंट है तो ऐसी गलती मैं बार बार करना चाहता हूँ। रोरिन भी बोली क्या, तो आगे से एलिसन इस बात को छुपाते हुए रोरिन से अभी ये कहने लगता है कि बाय द वे रोरिन, क्या तुमने उस ड्रैगन का जो लाश है उसे ठिकाने लगा दिया ना, जिससे कि वो ड्रैगन की लाश क्राउन प्रिंस को ना दिखे। रोरिन आगे से बोलती है कि नहीं, मैंने ये सोचा था कि तुम इस चीज को काटोगे। तो एलिसन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि ड्रैगन की जो लाश है वहीं पे पड़ा हुआ था। एलिसन बोलता है कि अरे यार, मुझे इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खराब फीलिंग हो रहा है। एलिसन का ये बोलते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को सिडनी को दिखाई जाती है जो कि किसी तरह अभी भी जिंदा थी एंड ऑब्वियसली इसका बस एक ही कारण होता है कि रोरिन पहले जिसके साथ फाइट की थी वो तो बस इसका एक कॉपी था। सिडनी अभी अपने हाथ में उस मरे हुए कॉपी ड्रैगन के माना को अपने पास कैद कर लेती है। अभी तो यहाँ पे रेडियन भी आ जाता है और रेडियन को देखने के बाद सिडनी रेडियन से बोलता है कि तुम्हारा क्या हुआ। एड्रिन, मतलब यहाँ पे रेडियन का ओरिजिनल नाम एड्रिन है जो कि होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्स कमांडर। एड्रिन अभी सिडनी के पास आके सिडनी से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन वो एलिशन वो सच में मेरे से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सिडनी भी इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि सच में तुम पहली बार किसी एक इंसान को एक्नॉलेज कर रहे हो। छोड़ो इन सभी बातों को, मैंने तो तुम्हें पहले भी एलिसन के बारे में बताया था और लगता है हम लोगों का जो प्लान है उसके अंदर बहुत ही बड़ी एक एडजस्टमेंट को करना होगा।
सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को सुबह के सीन को दिखाया जाता है एलिसन के रेस्टोरेंट के अंदर। अभी हम लोग को क्राउन प्रिंस और जो नाइट डेरिएंट है दोनों को एक साथ बैठे हुए चाय पीते हुए दिखाए जाते हैं। इसी समय यहाँ पे एलिसन आ जाता है और पूछने लगता है कि क्राउन प्रिंस क्या तुम्हें इस ग्रेक सिटी के अंदर और कोई काम है? तो क्राउन प्रिंस भी आगे से बोलता है कि हाँ, मुझे अभी भी एक और चीज करना है। तो बेसिकली मुझे किसी एक चीज को किसी के हाथ में सौंपना है। और इससे भी ज्यादा एक सरप्राइजिंग बात है कि उस जगह का जो काल्प्रिट था वो एक ड्रैगन था। आगे से डेरियन भी कहने लगता है कि हाँ, ऑर्थर ओ नाइट जो कि फर्स्ट ऑर्डर नाइट डेरियन के अटैक को कॉपी किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट ऑर्डर नाइट डेरियन के नाम को खराब करने की? तो बेसिकली गाइस यहाँ पे सीन क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो रेडियन नाम का नाइट है वही असली में डेरेंट है जो कि पहले गायब हो गया था और उसकी जो बॉडी है वो भी अभी चेंज हो चुका है। और डेरेन जो कि अभी भी जिंदा है इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता है और इसी कारण ही डेरिएंट अभी इन सभी बातों को बोल रहा है। क्राउन प्रिंस अभी कहने लगता है कि मैंने तो ये भी सुना कि ड्रैगन की जो बॉडी है वो अपने आप ही गायब हो गया। तो इसके रिप्ले में अभी एलिसन कहने लगता है कि हाँ, सच से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ड्रैगन अभी भी जिंदा है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिसन क्राउन प्रिंस से ये भी बताता है कि तुम ऐसे ही ड्रैगन के बारे में किसी से भी रेकलेसली बातें नहीं करना। तो आगे से क्राउन प्रिंस हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, वैसे भी मुझे अर्ली एज में नहीं मारना है। देखते ही देखते क्राउन प्रिंस अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर की ओर निकालता है और एलिसन को देता है। एलिसन अभी स्क्रोल को जैसे ही ओपन करके देखता है तो एलिसन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि इस स्क्रोल के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको कि देखने के बाद कोई भी यही बात बोलेगा। पैसा ही पैसा होगा। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को काउंट के पैलेस के सीन को दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर अभी हम लोग को जो काउंट है उससे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए चिल्लाते हुए ये कहते हुए सुनाई देती है कि योर हाइनेस काउंटेस पूरी तरीके से बेकसूर है, जो कुछ भी किया था वो डेड्रेंस ने किया था। तो बेसिकली काउंट एंड काउंटेस ये सोच रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस काउंटेस को पकड़ने के लिए आया है। तो आगे की ओर इस तरीके का रोना धोना देखने के बाद क्राउन प्रिंस एंड डेरिएंट दोनों ही अपना अपना कार्टून जैसा चेहरा बना लेता है। क्राउन प्रिंस अभी वो जो स्क्रोल है उसे जो काउंट है उसे दे देता है और कहता है इसे जल्दी से पढ़ो। काउंट भी डरते डरते स्क्रोल को ओपन करता है और स्क्रोल को पढ़ने लगता है। तो बेसिकली इस स्क्रोल के अंदर जो कुछ भी लिखी हुई है उन सभी चीजों को मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। डीड्रन सिटी जहाँ पे एलिसन गया था वो सब कुछ कांड करने के लिए और उस सिटी का दायित्व अभी ग्रेक सिटी के ऊपर दे दिया जा रहा है। मतलब उस सिटी को अभी ग्रेक सिटी कंट्रोल कर सकता है और ज्यादा कुछ नहीं। और इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद अभी यहाँ पे काउंट एंड काउंटेस का मानो तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। क्राउन प्रिंस अभी काउंट को बधाई देता है और इसके साथ ही पूछने लगता है कि काउंट आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है। लेकिन काउंट आगे से कुछ देर सोचता है और उसके बाद बोलने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं डिड्रेन सिटी का जो दायित्व है उसे नहीं ले सकता। क्राउन प्रिंस अपना शक्ल बना लेता है और पूछता है आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो आगे से काउंट कहने लगता है कि मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस जगह पे मैं नहीं, मेरी जगह पे एक और पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। सीन चेंज हो जाता है, शाम हो जाती है। अभी हम लोग को क्राउन प्रिंस एंड डेड्रेन को एक साथ हवेली की ओर लौटते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे क्राउन प्रिंस ये कह रहा होता है कि सच में काउंट का जो आंसर है वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। इस बात से तो डेरिएंट भी सहमत होता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को बच्चे की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बच्चा अभी एक दरवाजे को ओपन करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी पूछने लगता है कि बाबा क्या आपने मुझे बुलाया? तो आगे से काउंट जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी बच्चे को अपने पास आके बैठने के लिए बोलता है। बच्चे और उसका बाप अभी एक साथ खाने का आनंद लेते हुए एक दूसरे से बातें करने लगता है, जहाँ पे बच्चा अभी उसके बाप से ये पूछने लगता है कि बाबा आपका हेल्थ कैसा है? बच्चे का बाप भी अभी आगे से बोलता है कि हाँ बढ़िया है। अभी तो बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अभी अपने पापा से ये भी पूछने लगता है कि मैंने सुना है जो डीड्रन सिटी है वो हमारे ग्रेक सिटी के साथ कॉम्बाइन होने वाला है। बच्चे के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद काउंट पहले तो थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद अभी बच्चे से पूछने लगता है कि तुम्हारी एज इस साल कितना हुआ? बच्चा बोलता है 17 साल बाबा। तो आगे से काउंट बोलता है लगभग टाइम हो ही गया है तुम्हारा शादी का, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अपने बाबा के मुंह से अभी इस तरीके की बातों को सुनने के बाद बच्चा अभी पूरी तरीके से शर्मा जाती है और अपने बाबा से कहने लगता है कि अचानक से आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो? तो आगे से काउंट अभी सांस छोड़ते हुए बच्चे से बोलता है कि मैंने एक अनाउंसमेंट किया, तुम जो डीड्रेन सिटी है उसे संभालोगे। और इस बात को सुनकर मानो की जो बच्चा है वो पूरी तरीके से होश ही खो बैठता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को जो डेड्रेन सिटी है वहाँ के जगह का सीन दिखाया जाता है। रात के अंधेरे में अभी यहाँ पे
बच्चा अपने साथ एक सोल्जर और एक पर्सन को यहाँ पे लेकर आया होता है और शायद से ये जो पर्सन है ये बाटलर टाइप का कुछ होता है और ये पर्सन अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर की ओर निकाल लेता है और कहने लगता है कि इस जगह का जो सिक्योरिटी है वो ग्रेक सिटी के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और ऐसे भी मैं इस जगह को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाया। बहुत सारे ग्रुप इस जगह पे आके अपना अपना बेस बनाया। बटलर के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर बच्चा अभी पूछने लगता है कि यहाँ का जो मिलिट्री सिस्टम है वो कहाँ है, क्या वे लोग यहाँ पे एक बेसिक पेट्रोलिंग भी नहीं करा सकता। तो बटलर कहता है हाँ चलो आप अपनी आंखों से ही देख लो। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी मिलिटियंस है वे सभी पी के एकदम टल्ले होके रखे थे और यहाँ पे अभी बच्चा भी आ जाता है। बच्चे को देखने के बाद वे सभी आपस में ही पूछने लगते हैं कि ये बच्चा कौन है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। दूसरी ओर इन सभी मिलिटियन का जो हेड है वो बच्चे को पहचान जाता है। बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अभी बच्चे से कहने लगता है कि नहीं नहीं आप जो सोच रहे वो नहीं है, हम लोग इस तरीके से ऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा सामने की और ये जो सिचुएशन है इसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बच्चे को गुस्सा होते हुए देखने के बाद अभी वो हेड जाके यहाँ पे जितने भी सोल्जर लोड़ाक फुड़ाक के पड़ा हुआ था उन सभी को लाथे मार के उठाने लगता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एलिसन के रेस्टोरेंट की और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को अभी लिनेट को दिखाया जाता है। लिनेट जो कि अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि लगता है मैंने इसे अच्छी तरीके से पका लिया। लिनेट का जो डिश है उसे देखने के बाद एलिसन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो रहा होता है। दूसरी ओर जो रूरिन है वो घुड़ घुड़ के इसे देख रही होती है। कुछ देर बाद अभी रूरिन कहने लगती है कि मैं इस मीट को इससे भी अच्छी तरीके से पका सकती हूँ। तो एलिसन भी अभी अपना शक्ल बनाते हुए कहता है नहीं तुम नहीं कर सकती हो। अभी तो हम लोग को रेरिन एंड माचोमैन को भी दिखाए जाते हैं। सच में ये दोनों कैरेक्टर बड़ी दिनों के बाद दिखाई दे रहा है। रेरिन माचोमैन से कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो बच्चा है ना वो डिडन सिटी में गया है उसे रूल करने के लिए। तो आगे से माचोमैन कहता है हाँ हाँ मैंने भी सुना है और वो बच्चा अपना नाम भी बना रहा है। रेरिन कहती है हाँ लेकिन उसकी एज के हिसाब से शायद से उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम गुजर रहा है। रेरिन अभी ये सब कुछ कह ही रहा था लेकिन इसी समय यहाँ पे दरवाजा फटाक करके खोल के बच्चा यहाँ पे आ जाता है और चोमू जैसा शकल बना तो है कहने लगता है कि एक हम बर्गर प्लीज।